जय हिंद। स्वागत सलाम सभी का एक और अपडेट के साथ। और अपडेट है आप लोगों के सिनॉप्सिस को लेकर। बहुत से विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू का दौर शुरू हो चुका है पीएचडी को लेकर, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिनॉप्सिस को लेकर कई उलझनों से गुजर रहे होंगे। तो उन्हीं का समाधान तो नहीं है, लेकिन संभावित समाधान आपको देने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और एक छोटा मोटा सिंपल एवरेज टाइप का शोध प्रस्ताव सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल कैसे आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसी की थोड़ी सी डिजाइन प्रारूप रूपरेखा आपको बताने का प्रयास करूंगा छोटे से वीडियो में। अपने सवालों को, अपने डाउट को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी उलझनों को वीडियो देखने के उपरांत भी यदि शेष बचती हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उसका जवाब आपको हम भी भेज देंगे। सिनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव क्या बला है ये, और बला से पहले ये बला किसके गले में डाली जाती है, और उसके बाद ये बला आप किसके गले में शिफ्ट कर देंगे, इसकी हम बातचीत करेंगे। प्रपोजल कभी प्रपोज किया है किसी को? अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, टीचर को, माता पिता को, यानी कि अपनी बात मनवाने से पहले बतलाने का एक रूप होता है ना, प्रारूप होता है। तो अपनी बात को किसी के समक्ष बतलाने का क्या तरीका होता है, क्या रूपरेखा होती है, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होती है, क्या उसकी टूल किट होती है, उसी को आम शब्दों में आप समझिए कहते हैं सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल। यानी कि अपनी बात किसी को समझानी है, आपको किसी को बतलानी है, उसी के लिए तैयार करते हैं शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस। अब ये बात आपको किसको समझानी है, किसके समक्ष समझानी है, किस तरीके से समझानी है, इसको एक पूरे प्रारूप में टू द पॉइंट कुछ फ्रेम में लिखकर या टाइप करके आपको लेकर जाना होता है। उसी को बोलते हैं लिखित रूप सिनॉप्सिस का। ठीक है। तो आपके पास एक समस्या होगी, यानी कि एक शोध का विषय होगा। उस शोध के विषय का कुछ शोध के प्रश्न होंगे, उस शोध के प्रश्नों का कुछ समाधान होगा, और आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं या चाहती हैं, उस विषय पर काम करने का आपके पास एक पर्पस, एक उद्देश्य भी होगा, है ना। और साथ ही साथ में वो शोध कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपकी दृष्टि क्या होगी, आपकी सोच क्या होगी, आपका तरीका क्या होगा, करने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आपको आ सकती हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, उस समस्या का समाधान समाज के लिए कितना उपयोगी है, कितना तर्क संगत है, कितना वैज्ञानिक है, कितना व्यवहारिक है, इन सभी बातों का जिक्र आपको अपने शोध प्रस्ताव सिनॉप्सिस में देना होता है। दिस इज द मैंडेटरी पॉइंट। ठीक है, यही सब कुछ है सिनॉप्सिस। ठीक है, इसी को कम से कम 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज में लिखने की कला को हम बोल देते हैं पीपीटी या एसओपी, है ना। तो एसओपी पीपीटी को लेकर तो हम बातचीत कर लेंगे, हम बात करेंगे अब सिनॉप्सिस को डिटेल में। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं जिनका हमको जिक्र करना होता है अपने शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस में। ठीक है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी ठीक नहीं है, नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए अधिकांश वीडियो में बातें आपको हिंदी माध्यम में मिलेंगी, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में बनाया है सिनॉप्सिस, मुझे मेल कर दीजिए। ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे मेल करते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं। मुझे वही बच्चे मेल करिएगा, वही सवाल करेंगे, ऐसे सवाल, ऐसे मेल जिसको लगता है कि मैं कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकती है। ठीक है। और जब मुझे मेल करता है कोई बच्चा, तो कोशिश करके अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिए, ताकि कोई समस्या मुझे भी आपको लगती है कठिन है, विकट है, उससे मैं फ़ोन के माध्यम से आपसे बात कर चुकूँ। ठीक है। अपना फ़ोटो, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में मैं नहीं मांगता हूँ किसी बच्चे से, और ना ही आप लोग दीजिएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आर्टिकल 62 साइबर क्राइम का आपके ऊपर लग सकता है, 62F। अब आते हैं रूपरेखा पे। पहला पॉइंट है शोध प्रस्ताव का। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक शोध की समस्या होनी चाहिए, जिस समस्या के समाधान के लिए आप पीएचडी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, और उस समस्या के समाधान का एक प्रारूप क्या होगा, उसकी बात हम करेंगे। बात में पहले हम बात करेंगे शोध के विषय की। आपके पास विषय है या नहीं, और अब विषय कैसा होना चाहिए। आपका विषय ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान और भविष्य के लिए ज्यादा तार्किक हो, या प्रासंगिक हो, या रेलेवेंस हो। इतिहास को लेकर, भूतकाल को लेकर, या प्री हिस्ट्री को लेकर काम हो सकता है, लोग करते हैं। इकोनॉमिक्स में काम करते हैं, स्टैटिक्स में काम करते हैं, हिस्ट्री में काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, इको में काम करते हैं, कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यदि आप करंट या प्रेजेंट या फ्यूचर के दृष्टिकोण से अपना कोई टॉपिक रखते हैं, तो ज्यादा आपकी संभावनाएं बन जाती हैं आपका टॉपिक सिलेक्ट होने में, और सिनॉप्सिस को पास होने में, आपका सिलेक्शन होने में। ठीक है। दूसरी चीज, आपका टॉपिक कम से कम 1 लाइन या 1.5 लाइन का होना चाहिए।
एक शब्द दो शब्द का सिनॉप्सिस एक टॉपिक नहीं बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। कम से कम 1 लाइन 1.5 लाइन का रखिए। 2 लाइन है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 लाइन है कोई 3 लाइनों से मतलब है कि कम से कम आपका सिनॉप्सिस का जो टॉपिक है, शोध की समस्या है, 10 शब्दों का, 15 शब्दों का, 20 शब्दों का रख, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे अगर छोटे में आप रखते हैं और आपकी बात कंप्लीट समाप्त उसमें कही जा सकती है, उसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो टॉपिक अपने शोध के विषय में आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया, आपकी व्यवहारिकता, आपकी सोच, ठीक है। बहुत से टॉपिक होते हैं, मैं किसी पे जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो मैं अगर हिस्ट्री का टॉपिक उठाऊंगा तो आप लोग कहेंगे सर सोशोलॉजी का पॉइंट बताइए, कुछ हिंदी का बताइए। तो आपके पास जो टॉपिक है मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है, मैं देख लूंगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा तो आपको हम बतला देंगे। अब आते हैं सिनॉप्सिस के पहले पॉइंट पर, शोध प्रस्ताव, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोल लीजिए, भूमिका बोल लीजिए, परिचय बोल लीजिए, शोध विषय का परिचय, कुछ भी बोल लीजिए। इसको लिखना है, हेडिंग इसमें लिखना क्या है ये सुन लीजिए। एक पेज का आपको लिखना है, 150 से 200 शब्दों के बीच में। इसमें लिखना क्या है, आपका जो शोध का विषय है, उस शोध के विषय पर आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, और उसकी सीमाएं क्या होंगी। क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसकी सीमाएं क्या होंगी, तीनों सवालों के जवाब आपको अपने उस प्रस्तावना के विषय में देने हैं। और साथ ही साथ में आपके शोध विषय के क्या क्या स्टेप, क्या क्या चरण होंगे, चैप्टर वाइजेशन जो भी करेंगे उसका भी जिक्र इन शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में आपको इसमें दे देना है कि आपके विषय के, आपके रिसर्च के 5 चैप्टर हो सकते हैं, 7 चैप्टर हो सकते हैं, हाँ कम से कम 5 चैप्टर जरूर बनाइएगा। आप पीएचडी में काम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उससे पहले एक बात समझिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सभी को देना जरूरी नहीं है, खासकर ऐसे बच्चों को देना जरूरी है जिनका विषय सोशल वर्क से है, सोशोलॉजी से है, साइंस के किसी सब्जेक्ट से है, ठीक है, स्टैटिक्स से है, इकोनॉमिक्स से है, पॉलिटिकल साइंस से है, ठीक है, या फिर कुछ कंपेरेटिव काम है आपका किसी विषय पर। यदि आपके ऐसे फील्ड के विषय हैं तो वह रिव्यू ऑफ लिटरेचर जरूर दीजिए। इसके अभाव में आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो सकता है और आपका सिलेक्शन डी सिलेक्शन में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसको दे दीजिएगा। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ इसके प्रकार भी होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दूसरे वाले पॉइंट में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक पुनर्समीक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें लिखना क्या है, इसमें आपको उन बातों का जिक्र करना है कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित आपने कुछ पाठ्य पुस्तकें पढ़ी हैं या नहीं, कुछ शोध कार्य पहले से कहीं देखा है या नहीं, कहीं कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसको आपने पढ़ा हो, कोई पुस्तक लिखी गई हो आपने पढ़ी हो, कहीं कोई पीएचडी रिसर्च कर रहा है इस पे या कर रही है, इसकी जानकारी है कि नहीं। जो भी आपके पास सोर्सेस हैं, पुस्तकों के, मैगजीन के, आर्टिकल्स के, रिसर्च के, उन सभी का संक्षिप्त परिचय 4 से 5 लाइनों में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको देना होता है। इनकी संख्या 5, 10, 20, 25 जितनी रखना चाहें रख सकती हैं। कम से कम लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में डालिए। आपके दिमाग में 15 रिव्यू ऑफ लिटरेचर है मान लीजिए, 15 में से 5 का जिक्र कर दीजिए, 15 को दिमाग में रखिए, इन बातों का ख्याल रखिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद तीसरा वाला पॉइंट बनता है आपका प्रविधि, इसको बोलते हैं मैथोलॉजी। रिसर्च की मैथोलॉजी क्या है आपकी, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कौन सा और क्यों, और उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। अब आपको लिखनी है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी में आपको बताना है आपकी शोध गुणात्मक होगा, मात्रात्मक होगा, तुलनात्मक होगा, सॉरी मात्रात्मक, गुणात्मक, या फिर साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक होगा, यानी कि क्वांटिटिव होगा, क्वालिटिव होगा, या साइंटिफिक रिसर्च करेंगे आप, ये आपको स्पष्ट कर देना है। और साथ ही साथ में आपको अपना उसी मैथोलॉजी वाले पॉइंट में अपनी प्रविधि यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना दृष्टिकोण भी बतला देना है कि आप मात्रात्मक दृष्टि से काम करना चाहते हैं तो आपका तरीका क्या होगा काम करने का। वह इतिहास का हो सकता है, अर्थ का हो सकता है, विज्ञान का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, तुलनात्मक हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी आपको डिफाइन करना होगा। एक पॉइंट जो मैंने छोड़ा था उसको बोलते हैं, कीवर्ड है वो हाइपोथेसिस, कल्पना, पराकल्पना, उपकल्पना, परिकल्पना। हाइपोथेसिस, कल्पना, उपकल्पना, पराकल्पना, एक और क्या, परिकल्पना। कुछ भी लिखिए, सबका मतलब लिखिए। तो इसमें क्या होता है, ये उन बच्चों को लिखना जरूरी है जिनका शोध गुणात्मक दृष्टि से होने वाला है या तुलनात्मक दृष्टि से होने वाला है। उनको हाइपोथेसिस लिखना, जिसको हम बोलते हैं कल्पना, लिखना जरूरी होता है। और इसको आपको लिखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पहले, इंट्रोडक्शन के बाद, यानी कि सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा हाइपोथेसिस, तीसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चौथा रिसर्च की मैथोलॉजी, ठीक है। अगले पॉइंट्स के बाद हम बाद में, वीडियो देखिए लंबा होने वाला है,
ध्यान रखिएगा, तो धैर्य है तो आगे देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस, कल्पना। ये क्या वाला है? आपने एक विषय सुना कि मैं अकबर की आर्थिक नीतियों का और जहांगीर और औरंगजेब की आर्थिक नीतियों पर काम करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये आपके मन में सोचा ना आपने, लेकिन आपने सोचने के बाद अगला स्टेप आपके दिमाग में एकदम पैदा हो गया कि मैं काम कैसे करूंगा इस पे। इसको काम करने के लिए मेरे पास कुछ फैक्ट होने चाहिए, कुछ प्रमाण होने चाहिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए। और मेरे से पहले यदि कुछ काम हुआ है उसमें क्या दिखाया गया है, क्या बतलाया, क्योंकि रिसर्च में सीधा क्वेश्चन होगा इंटरव्यू में आपसे, इस विषय पर काम तो बहुत पहले से हो चुका है, आप क्या नया काम करेंगे, आप नया काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर नामक अच्छा खासा ज्ञान आपके दिमाग भेजे में होगा, यदि भेजा होगा आपके पास तो। यदि आपने पूर्व में अध्ययन कर रखा है उन सोर्सों का, उन साक्ष्यों का, तो ही आप बता पाएंगे कि आप इस विषय पर काम दोबारा से क्यों करना चाहते हैं और करने का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के साथ साथ विश्वविद्यालय को, विभाग को, समाज को, सोसाइटी को, आपको, आपके शोध निर्देशों को क्या प्राप्त होगा। ये सब आप तभी बता पाएंगे जब आपका पूर्व का ज्ञान उस विषय पर अच्छा खासा थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में भूमिका बनी कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ने हैं, मुझे किताब देखनी है, ये इंटरव्यू देखना है। ये जो भूमिका बनी आपके मन में ना, दिमाग में, ये सब सिनॉप्सिस से पहले बन चुकी हैं आपके पास। सिनॉप्सिस बना नहीं है, आपके दिमाग में है, अभी दिमाग में है ना। और इसी दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है उसी को लिखना है आपको अपने हाइपोथेसिस वाले हेडिंग के पॉइंट्स के अंदर, जिसको हम कल्पना बोलते हैं। ठीक है, कैसे काम करेंगे, कौन से साक्ष्य लेंगे, कौन से सोर्स होंगे, कहां से डेटा लेंगे, किनका इंटरव्यू लेंगे, कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्वेश्चन प्रश्नावलियां बनेंगी आपके, ये सब बातों का जिक्र आपको हाइपोथेसिस में करना है। और एक और बात, जिनका विषय मात्रात्मक है, यानी कि मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव है, वो इसका जिक्र ना करें, हाइपोथेसिस को ना लिखें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट पे आते हैं, फिर से रिपीट कर दो पॉइंट। इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस, रिव्यू लिटरेचर, मैथोलॉजी। चौथा पॉइंट है आपका चैप्टर ए रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च के क्वेश्चन क्या है, यानी कि शोध के प्रश्न क्या है। आप जिस समस्या का समाधान देना चाहते हैं, आपकी जो भी हाइपोथेसिस बनती है, उसके आधार पर आपको लगता है कि इस विषय में पर्टिकुलरली 4, 5, 10 जो भी प्रश्न बनते हैं जिनका जवाब मैं देना चाहता हूं शोध के माध्यम से, उन प्रश्नों का आपको जिक्र कर देना है। 1 मिनट रुकिए। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसको आपको डिटेल में लिखना है, 1 पेज में लगभग कम से कम लिखिएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस यानी कल्पना है, कम से कम उसको भी आप आधे पेज से लेकर 1 पेज में जरूर लिखिएगा। तीसरी बात, जो आपका क्या है, तीसरा पॉइंट क्या था, हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज तक लिखना चाहे लिखिए, कोई मनाही नहीं है, कम से कम 1 पेज तो लिखिएगा। 1.5 पेज लिखेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल में मांगता है। ठीक है, चौथा है आपका क्या था, मैथोलॉजी, आधे पेज का, इसको भी लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं रिसर्च के क्वेश्चन पे। जो रिसर्च के आपके क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न नंबर, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ऐसे आपको लिख लेने हैं जो भी आपके बनते हैं। मैंने फिर एक बात रिपीट कहूंगा, लिखिएगा कम, यहां रखिएगा ज्यादा। मान लीजिए आपके दिमाग में 20 क्वेश्चन है, 20 में से 5 का जिक्र कर दीजिए, और जो 20 के 20 दिमाग में है सब आपको दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। इंटरव्यू में जब आपसे पूछे कि आपके रिसर्च के क्वेश्चंस क्या है, क्या क्वेश्चन है, तो आप पेज पलट के मत देखिएगा अंडरस्टैंड करके। जैसे ही पेज पलट के आपने देखा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, इंटरव्यू को लग जाएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, सिनॉप्सिस हो और वीडियो बच्चा हो, बच्चे ने कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखा है। आपकी कमजोरी आपके अलावा किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए उस कक्ष में जहां आपका साक्षात्कार होने वाला है। इन बातों का ख्याल अपने दिमाग में रखिएगा और बुद्धि से इस डर को दूर रखिएगा, क्योंकि डर बुद्धि पर यदि हावी हो गया, दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। अरस्तु का कोट है, मैंने बोला है बस। ठीक है, काव्यशास्त्र में पढ़ा था कभी। क्वेश्चन आपके हो गए। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, अगली हेडिंग, अगला पॉइंट। आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उसके उद्देश्य के भी कुछ पॉइंट बनाइएगा आप लोग। जैसे शोध के प्रश्न के पॉइंट बनाए, रिसर्च के उद्देश्य क्या है, यानी कि शोध का उद्देश्य क्या है, उसके पॉइंट बनाइएगा, 4, 5, 6, 7 जो भी 10 दिमाग में हो, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट पे आते हैं, चैप्टराइजेशन, अध्यायकरण। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट और बनता है, उसको बोलते हैं रेलेवेंस, कि आप जिस विषय पर काम करना चाहती हैं उसका प्रासंगिकता क्या है आज के दौर में, क्या उसका औचित्य है कोई आज, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको भी आपको डिफाइन करना है। 1 से 2 पैराग्राफ या आधे पेज में इसको भी आपको लिख देना है कि मैं इस विषय पर काम क्यों करना चाहता हूं, क्यों करना चाहती हूं, और इन शॉर्ट में आप उसको लिख दीजिएगा शोध के प्रश्न का पॉइंट में। अगला पॉइंट है निष्कर्ष का। निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है, निष्कर्ष लिखेंगे वो बच्चे जिनके शोध का दृष्टिकोण मात्रात्मक होगा।
जिनके शोध का दृष्टिकोण मात्रात्मक होगा वही बच्चे निष्कर्ष को लिखेंगे, और जिनका शोध गुणात्मक है या तुलनात्मक है वो निष्कर्ष वाले पॉइंट को नहीं लिखेंगे, और जिनका शोध मात्रात्मक है अगर वो नहीं भी लिखना चाहते हैं निष्कर्ष वाले पॉइंट के अंतर्गत तो भी नहीं लिखेंगे, कोई नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कईयों में होती है ना चुल, उछलता है कीड़ा कई लोगों में। मेरी भाषा में मत जाइएगा, मेरी भाषा की बिंदी को सुधारने का प्रयास मत कीजिएगा, वो सुधरेगी नहीं। जो आज तक नहीं सुधरी आगे भी क्या सुधरेगी। ठीक है, तो निष्कर्ष आपने लिख दिया। अब आते हैं चैप्टराइजेशन पर। अध्यायकरण जिसको बोलते हैं, आपके रिसर्च के मान लीजिए 5 चैप्टर है, मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है। पहला चैप्टर का नाम लिखा आपने चैप्टर 1, उसकी ये लाइन डाल दी, मान लीजिए पहले चैप्टर का लिख दिया आपने, किसी भी विषय का परिचय लिख दिया। उस परिचय को डिफाइन करिएगा, उस परिचय को डिफाइन करिएगा। पॉइंट 1.1 1.2 सेकंड चैप्टर लिख दिया, चैप्टर नंबर 2, उसकी ये हेडिंग मान लीजिए समाज की आर्थिक दशाओं का अध्ययन आपने कर दिया। तो समाज की आर्थिक दशाओं का जब वर्णन करेंगे उसके कई कारण होते होंगे, उसके राजनीतिक कारण होते होंगे, धार्मिक कारण होते होंगे, सांस्कृतिक कारण होते होंगे, संवैधानिक कारण होते होंगे। 4 हो गए ना, सांस्कृतिक, धार्मिक, संवैधानिक और सामाजिक। तो 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे इसकी हेडिंग बनाइएगा। ठीक है, समाज के आर्थिक विकास के धार्मिक कारण, समाज के आर्थिक विकास के राजनीतिक कारण, समाज के आर्थिक विकास के संवैधानिक कारण, तो 2 पॉइंट करके तीसरे चैप्टर का नाम, उसकी एक हेडिंग 3.1 3.2। कम से कम ये पीएचडी में करना जरूरी होता है। नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इंटरव्यू लेने वाले को, इसलिए अपने चैप्टराइजेशन को बांटिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने चैप्टर बना लिए, कम से कम मैं कह रहा हूं 5 चैप्टर जरूर बनाइएगा। यदि एमफिल के लिए समुचित तैयार कर रहे हैं 3 चैप्टर बनाएंगे, 4 चैप्टर बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीएचडी में कम से कम 5 7 यानी कि रेशो जो होता है 8 भी कर सकते हैं 10 भी कर सकते हैं, 5 तो कम से कम बनाइएगा जरूर। ठीक है, ये हेडिंग हो गई चैप्टराइजेशन की। अगली हेडिंग है उसको को बोलते हैं उपसंहार। उपसंहार में कुछ लिखना नहीं है आपको, बस लिख देना है उपसंहार एक शब्द में। लास्ट पॉइंट सिनॉप्सिस शोध प्रस्ताव का। 17 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट आपके और लूंगा, हो सकता है 3 भी हो जाए। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपने कितना देखा है और कहां से देखा है। मेरा काम है कि जो अनुभव मेरे पास है पढ़ने का, पढ़ाने का, आर्टिकल्स का, यूट्यूब का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का और गुरुकुलों का, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ज्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं हूं, आप ये भी जानते होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है रेफरेंस सूची, संदर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, रेफरेंस सूची कह लीजिए, संदर्भ सूची, बिब्लियोग्राफी, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। हमको लगता होगा कि किताबों के नाम है उसको लिख दीजिए होगी ना, ऐसे नहीं लिखना है। ना 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 ना, आपको लिखना है कि आपके शोध के विषय के संबंध में कौन से आपके प्राइमरी सोर्स है, कौन से आपके सेकेंडरी सोर्स है, यानी कि कौन से आपके मुख्य ग्रंथ हैं, कौन से आपके सहायक ग्रंथ हैं। यानी कि ऐसी किताबें जो आपके विषय के संबंध में डायरेक्ट जानकारी देती हैं, और एक दूसरी आपको वो लिस्ट होनी है ऐसी किताबें या ऐसे आर्टिकल, ऐसे इंटरव्यूज जो आपके विषय के संबंधित डेटा को सहायता प्रदान करती है। कंफ्यूज हो गए? ये साहित्यिक भाषा थी या रिसर्च की अब आम भाषा में। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं भारत के संवैधानिक प्रारूप पर, तो संविधान पे बहुत से लोगों ने किताब लिखी है, बाबा साहब ने भी लिखी है, कश्यप जी ने भी लिखी है, जगदीश ने भी लिखी है, सुमित जी ने भी लिखी है, कई लोगों ने लिखी है। ठीक है ना, तो अपने संविधान की किताबों को लिस्ट बना ली, वो हो गया आपकी मूल किताबें। लेकिन संविधान में जो बातें कही गई हैं, संविधान में जो बातें कही गई हैं उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी आलोचना, उनकी समीक्षा किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से किन किन पुस्तकों में की है, उन पुस्तकों की सूची को आप रखेंगे सेकेंडरी सोर्स में या सहायक ग्रंथ में। ठीक है, ध्यान रखिए, आप समझ गए आप मुख्य ग्रंथ और सेकेंडरी ग्रंथ के बारे में, यानी कि प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स के बारे में। अब आते हैं और किताबों की सूची, तीसरा वाला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज को लेकर। कई ग्रंथ आपके हिंदी भाषा के होंगे, कई अंग्रेजी के होंगे, कई मराठी के, यानी कि कई भाषाओं में हो सकते हैं। जो आपको लगता है आपका हिंदी ग्रंथ है उसकी एक सूची, इंग्लिश वाले की एक सूची, इंग्लिश की अलग से, वो तीसरी भाषा की अलग से सूची। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंग्वेज वाला। चौथा आपको लिखना है इंटरनेट, ई सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, बिजली वाले नहीं, इंटरनेट से जो सामग्री हम प्राप्त करते हैं, किसी के ब्लॉग से, किसी के ट्विटर से, किसी के आर्टिकल से, किसी के एडिटोरियल से, किसी के इंटरव्यू से, किसी वेबसाइट से हम डाटा लेते हैं ना, तो उस वेबसाइट का लिंक, उसका नाम भी आपको देना है, उसकी सूची तैयार करनी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। चौथी सूची, उंगलियां कम है, ध्यान रखिएगा, मेरी संख्या पे ध्यान रखिएगा, बस मैं क्या बोल रहा हूं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा लैंग्वेज, चौथा इलेक्ट्रॉनिक, पांचवा आपको रखना है ऐसे सोर्सेज जहां से आप डेटा लेंगे, यानी कि ऐसी मैगजीन, ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे अखबार। मैगजीन, पत्रिकाएं और अखबार, यहां से भी हमको डेटा मिलता है ना।
करंट में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को लेकर, तो उसकी भी सूची बनाइएगा। कौन सी कुछ पत्रिकाओं का आपको यूज़ करना है, किसी वार्षिक रिपोर्ट का यूज़ करना है, किसी एनुअल रिपोर्ट का यूज़ करना है, 6 महीने में आती हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। किसी अदर रिपोर्ट का यूज़ करना जो भारत सरकार के कई मंत्रालय निकालते हैं, जैसे मान लो किसी को इकोनॉमिक्स पे काम करना है तो आपको एमएचआरडी की रिपोर्ट्स का हवाला लेना पड़ता होगा। किसी को मान लीजिए एजुकेशन पे काम करना है तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट आपके लिए काम करेगी। किसी को मान लीजिए भारत की पॉलिटिक्स पे काम करना है तो इंडिया नामक जो पत्रिका निकलती है भारत में एक साल में एक बार, उसका रिपोर्ट का हवाला, तो ऐसी रिपोर्ट की सूची बनाए। तो ये जो साहित्यिक सूची है, संदर्भ सूची है, इसको इस प्रकार से लिखिएगा। और ये सूची लंबी बनेगी, 1 से 2 पेज, ध्यान रखिएगा, आधे पेज में नहीं। सबसे ज्यादा डेटा जो आपको लगेगा, जो लिखना पड़ेगा आपको, टाइप करना, वो लगेगा आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहला, दूसरा संदर्भ सूची में, और तीसरा आपका इंट्रोडक्शन में। कम से कम 1.5 से 2 पेज इस पे लिखिएगा, और कम से कम जो बाकी के पॉइंट है उन पे आधा पेज, 1 पेज लिखिएगा। 7 से 8 पेज का आपका सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई बात यदि मुझसे छूट गई है जो आपके जहन में आती है कि मुझको बतानी चाहिए थी या मैं बता नहीं पाया, कमेंट करके बताइएगा। कोई बात यदि मेरी समझ में नहीं आई हो तो उसको पूछ लीजिएगा, और मुझसे कुछ मेल के माध्यम से पूछना चाहते हो जो आपको लगता है कि मैं कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकता हूं या नहीं पूछ सकती हूं, उन्हीं सवालों को आप ईमेल में पूछिए। और ईमेल में जब पूछते हैं तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिए ताकि मुझे कुछ कंसल्ट आपको करना हो, बताना हो तो फ़ोन से मैं बता सकूं। और कमेंट बॉक्स में फिर से मैं कहूँगा, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, किसी प्रकार का पासवर्ड, कोई फ़ोटो, कोई लिंक वगैरह शेयर मत करिए। कौन किस तरीके से कहाँ मिसयूज़ कर ले, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। और साइबर क्राइम की जो धारणा है, उसका आरोप के तहत आप बनेंगे मुलजिम, और बाकी सब तमाशा देखेंगे जो आजकल देश दुनिया में हो रहा है। वैसे भी आर्टिकल 19 तो खतरे में है। अभिव्यक्ति ना जाने मेरे चैनल को या किसी चैनल को कब बंद कर दिया जाए, इसलिए कम बोला है, ज़्यादा समझिएगा, सिनॉप्सिस में लिखिएगा कम, दिमाग में ज़्यादा रखिएगा। और जो भी दिमाग में है, जो भी लिख रहे हैं इंटरव्यू में, उन सबको मिक्स करके, मर्ज करके अपनी बातों को रख दीजिएगा। सवाल पूछने का मौका कम दीजिएगा, जवाब जितना ज़्यादा दे सकते हैं, जितना तार्किक जवाब दे सकते हैं, जितना वैज्ञानिक जवाब दे सकते हैं, जितना प्रासंगिक जवाब दे सकते हैं, और जितना दार्शनिक दृष्टिकोण से जवाब दे सकते हैं, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका इंटरव्यू अच्छा माना जाएगा। आपकी वक्तृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन आपको करना है, क्योंकि एंट्रेंस तो आप पास कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, लेता हूं विदा, नहीं तो मेरी बकवास और बढ़ती रहेगी और आपका समय नष्ट होता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।